गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आप अपन इस वीडियो में साइंस के चैप्टर एसिड एंड बेस में डिफरेंस के बारे में सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपन। एसिड एंड बेस। अम्ल, एसिड और बेस यानी क्षार, दोनों में अपन डिफरेंस लिखेंगे। तो सबसे पहले साधारण छोटी क्लासों में जो चलने वाली बातें हैं उसमें अम्ल है वो स्वाद में कैसा होता है, खट्टा होता है, और क्षार स्वाद में कैसा होता है, कड़वा। सेकंड, इसकी प्रकृति लिटमस पत्र के प्रति। तो अम्ल है वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। यानी इसके लिए मैं आपको एक वर्ड बताता हूं जो आपको याद रखना है। अनिल वर्ड है वो याद रखना। इसमें एफ और हो जाएगा अम्ल, नी का नीला, और लेस से मतलब लाल। यानी अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। इधर क्षार है वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। इसके लिए आपको एक वर्ड बताता हूं, आप याद रखना, छलनी। छलनी में क्षय का अर्थ होता है क्षार, ल का मतलब होता है लाल, और नी का अर्थ होता है नीला। यानी क्षार क्या करता है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तीसरा अपन अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है। इसी प्रकार से क्षार का जलीय विलयन भी क्या होता है, विद्युत का सुचालक। क्षार का जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है, ये तीन तो आपको जो मेन डिफरेंस मैंने बताए हैं ये छोटी क्लासों में चलने वाली चीजें हैं। अब अपन थोड़े से हाई लेवल 9th 10th या 11th 12th की दृष्टि से बातचीत करते हैं। तो इसमें तीन आपको मैं उदाहरण बताऊंगा, उसके माध्यम से अपन अम्ल और क्षार के बीच में अंतर करेंगे। डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस। तो सबसे पहली जो संकल्पना या उदाहरण है वो है आर्हेनियस संकल्पना, या इसको अवधारणा भी कहते हैं। ये संकल्पना क्या करती है कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो अपने जलीय विलयन में H पॉजिटिव आयन देते हैं। क्या देते हैं, H पॉजिटिव, या इसको अपन हाइड्रोजन आयन भी कह सकते हैं। तो इसकी परिभाषा लिखें। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो अपने जलीय विलयन में H पॉजिटिव, यानी इसको अपन कह सकते हैं हाइड्रोजन आयन देते हैं। वे पदार्थ क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। जैसे अपन इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझें, एक तो HCl को ले लेते हैं और एक ले लेते हैं H2SO4 को, सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो HCl है, इसका जलीय विलयन में विघटन
किस प्रकार से होगा, यानी H पॉजिटिव और प्लस Cl नेगेटिव, यानी ये क्या दे रहा है, H पॉजिटिव आयन या हाइड्रोजन आयन दे रहा है, इसलिए किसकी भांति कार्य कर रहा है, अम्ल की भांति। फिर H2SO4 है, ये टूटेगा 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव में, तो ये भी क्या दे रहा है, यहाँ हाइड्रोजन आयन दे रहा है, जिसके कारण किसकी भांति कार्य कर रहा है, अम्ल की भांति कार्य कर रहा है। अब अपन इसी के माध्यम से देखेंगे क्षार किसे कहते हैं। क्षार, या इसको वर्तमान में बुकों में क्षारक लिखा हुआ भी आता है, ध्यान रखना कंफ्यूज ना होना। तो क्या लिखेंगे, क्षारक कौन से पदार्थ होते हैं जो अपने जलीय विलयन में क्या देंगे, OH नेगेटिव, या इसको कहते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। तो वे पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन, जो अपने जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH नेगेटिव देते हैं, वे पदार्थ क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। जैसे अपन लिखें KOH और NaOH, इन दोनों का जब जलीय विलयन में विघटन होगा, यानी H2O में विघटन होगा इनका, तो ये अपने अपने आयनों में विभक्त होकर के ये टूटेगा Ka पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, और ये टूटेगा Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, यानी दोनों ही क्या कर रहे हैं, अपने जलीय विलयन में OH नेगेटिव या हाइड्रोक्साइड आयन दे रहे हैं, इसलिए ये किसकी भांति कार्य कर रहे हैं, अम्ल या क्षार या क्षारक की भांति। ये संकल्पना या उदाहरण कौन सी है, आर्यनीय संकल्पना। अब अपन दूसरी संकल्पना पढ़ेंगे। अब ये संकल्पना है वो असफल क्यों हुई, देखो कोई भी एक संकल्पना में बाद में दूसरी अवधारणा या संकल्पना आती है, तो उसके पीछे रीजन ये होता है कि जो पहले संकल्पना या अवधारणा आई है उसमें कुछ ना कुछ कमी रही है। तो इसमें कमी क्या है कि कई पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें ना तो H पॉजिटिव होता है ना OH पॉजिटिव होता है, तो वे पदार्थ किसकी भांति कार्य कर रहे हैं, तो इसके कारण ये संकल्पना असफल हुई। और जो इसके बाद में संकल्पना आई वो है ब्रांस्टेड-लोरी संकल्पना। दूसरे नंबर की संकल्पना है ब्रांस्टेड-लोरी संकल्पना। इसमें पहला है अम्ल। तो इस अवधारणा के आधार पर अम्ल किसे कहते हैं, तो वे पदार्थ जो प्रोटॉन दाता का कार्य करते हैं। अब यहां अपने पास प्रोटॉन शब्द है, तो प्रोटॉन का यहां अपन अर्थ लगाएंगे H पॉजिटिव से। H पॉजिटिव से क्यों लगाएंगे, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक भी कितना है, 1 है। जितने परमाणु क्रमांक होते हैं उस तत्व में, उदासीन तत्व में उतने ही इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। लेकिन यहाँ क्या, इस प्लस का अर्थ क्या है कि हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो क्या हो गई, 0। और प्रोटॉन जितने इलेक्ट्रॉन है उतने इसमें क्या है, प्रोटॉन। तो इसमें केवल और केवल क्या है, 1 प्रोटॉन है, इसलिए H पॉजिटिव को संज्ञा किसकी दी गई है, प्रोटॉन की। तो H पॉजिटिव वे पदार्थ जो प्रोटॉन दाता होते हैं या प्रोटॉन देते हैं, प्रोटॉन दाता होते हैं, वे क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। इनके दोनों के उदाहरण अपन एक साथ देखेंगे। इसी प्रकार क्षार यानी वे पदार्थ जो प्रोटॉन ग्राही यानी H पॉजिटिव प्रोटॉन ग्राही होते हैं, प्रोटॉन ग्राही होते हैं, वे क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। अब इनको अपन दोनों को एक एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे। अपन जब जल की क्रिया अमोनिया NH3 के साथ में करवाते हैं, तो इनके जलीय विलयन में एक्वस, तो इसमें होगा क्या, ये टूटेगा H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, और ये NH3 क्या करेगा, अमोनिया इस H पॉजिटिव से क्रिया करके क्या बना लेगा, अमोनियम आयन यानी NH4 पॉजिटिव बनाएगा प्लस OH नेगेटिव। तो यहाँ देखो इस जल ने या H2O ने क्या त्यागा है, H पॉजिटिव बाहर निकाला यानी प्रोटॉन को बाहर निकाला है, इसलिए यहाँ H2O किसकी भांति कार्य कर रहा है, अम्ल की भांति कार्य कर रहा है।
और NH3 ने देखो NH3 एक प्रोटॉन ग्रहण करके किस में चेंज हो गया, अमोनियम आयन यानी NH4 पॉजिटिव में चेंज हो गया, इसलिए अमोनिया यहाँ किसका कार्य कर रही है, क्षार का कार्य है। तो वे पदार्थ जो प्रोटॉन दाता का कार्य करते हुए अम्ल कहलाएंगे और वे पदार्थ जो प्रोटॉन ग्राही होते हैं यानी प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं वो क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। लेकिन ये संकल्पना भी असफल क्यों हुई, क्योंकि अब वे पदार्थ जिनमें ना तो प्रोटॉन होते हैं तो उनको अपन ना ही H पॉजिटिव OH नेगेटिव होते हैं, तो उन पदार्थों को अपन किस प्रकार से पहचानेंगे इनकी प्रकृति अम्लीय है या क्षारीय। तो इस संकल्पना के बाद में जो तीसरी संकल्पना आई वो इन दोनों से ही श्रेष्ठ और वर्तमान में मान्य संकल्पना है, जिसको अपन लुईस संकल्पना कहते हैं। लुईस नामक वैज्ञानिक के द्वारा दी गई संकल्पना है। तो अपन तीसरी जो मोस्ट इंपोर्टेंट संकल्पना है लुईस संकल्पना। इस संकल्पना में अम्ल किसे कहते हैं और क्षार किसे कहते हैं, तो अपन देखेंगे। इस संकल्पना की अवधारणा के आधार पर अम्ल वे पदार्थ होते हैं, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्राही यानी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्राही होते हैं। या दूसरी अपन इसी में अम्ल की लिखें कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन न्यून होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन न्यून यानी जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन न्यून होते हैं, वे पदार्थ क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल के माध्यम से अपन समझते हैं। सबसे पहले अपन लेते हैं Na पॉजिटिव। तो देखो आप सबको ध्यान है कि सोडियम जो उदासीन अवस्था में है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 11 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। लेकिन यहाँ प्रेजेंट टाइम में इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, क्योंकि इसने 1+ पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन बाहर कर दिया, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 10 इलेक्ट्रॉन है। इसलिए ये किसकी भांति कार्य करेगा, अम्ल की भांति कार्य करेगा। ऐसे ही अपन NH3 के बारे में देखते हैं। अब NH3 तो क्षार का उदाहरण आ गया। अपन इलेक्ट्रॉन न्यून BF3 की बात करते हैं, बोरोन ट्राइफ्लोराइड की बात करते हैं। तो इसमें क्या होगा, देखो बोरोन के परमाणु क्रमांक कितने होते हैं, बोरोन के परमाणु क्रमांक होते हैं 5, यानी पहले कोष में 2 और दूसरे कोष में कितने होते हैं, दूसरा कोष कहो चाहे इसका अंतिम कोष कहो, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3। तो बोरोन में आप 3 इलेक्ट्रॉन लगाओ, 1 2 और 3, और 3 फिर क्या लगे यहाँ, फ्लोरीन। अब आप सबको ध्यान है कि फ्लोरीन के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये एक एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन से ग्रहण करके इसके जो बाह्यतम कोष है उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 3 तो इसके स्वयं के पास थे और 3 ही इसने फ्लोरीन से ग्रहण कर लिए। यानी इस बोरोन के पास अब प्रेजेंट टाइम में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन, जो अष्टक से कम है, अर्थात ये एक इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक है। और जो इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक है यानी ये भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, तो वो पदार्थ क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। इसी प्रकार आप AlCl3 का उदाहरण लेके दे सकते हो। यहाँ भी एल्यूमिनियम जो मूल धातु है, केंद्रीय धातु है, उसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 हैं, और ये इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक होने के कारण क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। इसी के आधार पर अपन देखेंगे क्षार। क्षार वे पदार्थ होते हैं, क्षार वे पदार्थ या यौगिक होते हैं, वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन दाता होते हैं, यानी ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन देने का कार्य करेंगे। या सेकंड परिभाषा अपन ऐसे ले सकते हैं कि क्षार वे पदार्थ हैं, वे पदार्थ हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। जैसे अपन एग्जांपल के माध्यम से देखें। सबसे पहले तो अपन ये देख लें कि OH नेगेटिव, यानी इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की क्या है, नेगेटिव का अर्थ क्या है, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है,
तो यानी ये किसकी भांति, जिसके ऊपर भी आवेश है या चार्ज है वो नेगेटिव होगा वो क्षार की भांति कार्य करेगा, और जिस तत्व के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो किसकी भांति कार्य करेगा, अम्ल की भांति। एक और उदाहरण लेते हैं, अपन अभी लिया था NH3 का, NH3 को चेक करते हैं अपन कि क्षार की भांति कार्य करेगा या अम्ल की भांति। तो सबको ध्यान है, नाइट्रोजन है, इसके परमाणु क्रमांक कितने हैं, 7, यानी इसके पहले कोष में 2 और दूसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन भेज जाएंगे, 5। तो अंतिम कोष के इलेक्ट्रॉन दर्शा दो। और इसमें हाइड्रोजन कितने हैं, 3, तो 3 हाइड्रोजन इससे संयोग कर लेंगे। हाइड्रोजन के कोष में आपको ध्यान है 1 इलेक्ट्रॉन। अब देखो नाइट्रोजन के अंतिम कोष में, या अपन यहाँ एक बात ये भी जोड़ सकते हैं कि जिनका अष्टक पूर्ण हो, क्या हो, तीसरी में और लिख लेना आप, अष्टक पूर्ण यौगिक भी क्या कहलाएंगे, क्षार कहलाएंगे। तो देखो इसके अष्टक में या अंतिम कोष में अभी नाइट्रोजन जो केंद्रीय धातु है इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन, 2, 4, 6 और 8 प्रेजेंट टाइम में, यानी इसका अष्टक क्या है, पूर्ण है, इसलिए अष्टक पूर्ण होता है, वो भी किसकी भांति कार्य करता है, क्षार की भांति। और फिर भी ये 2 इलेक्ट्रॉन जो अनलोंग पेयर इलेक्ट्रॉन है, यानी ये बंद नहीं बना रखे, ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी अन्य यौगिक को दे भी सकता है। जैसे अपन एक इलेक्ट्रॉन न्यून और एक NH3 के मध्य क्रिया करें, ये NH3, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन प्लस AlCl3, तो ये दोनों बंद बना करके और एक बंद से जुड़ जाएंगे। NH3 है वो अपने इलेक्ट्रॉनों का दान किसको दे देंगे, AlCl3 को। तो एल्युमिनियम क्लोराइड ट्राइक्लोराइड के पास, एल्युमिनियम क्लोराइड के पास पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे, 6 इलेक्ट्रॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन इसे ग्रहण करके इसके पास कितने हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन। और ये जो बीच में बंद लगा है ये बंद कहलाता है उपसहसंयोजक बंद, उपसहसंयोजक बंद, यानी ऐसा बंद जिसमें इलेक्ट्रॉनों का साझा या इलेक्ट्रॉनों का अधिकार है वो दोनों यौगिकों के पास होता है। यानी इसने जो इलेक्ट्रॉन 2 दिए हैं उसके पास अमोनिया का भी अधिकार है और एल्युमिनियम क्लोराइड का भी अधिकार है। इस प्रकार का जो उपसहसंयोजक या तीर का निशान जो बीच में लग करके बंद बनता है वो कहलाता है उपसहसंयोजक बंद। इस प्रकार से अपन इन 3 अवधारणाओं या संकल्पनाओं के आधार पर अम्ल और क्षार के बीच में अपन अंतर कर सकते हैं। तो आई एम होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप जरूर इसको शेयर करें। थैंक्स, धन्यवाद।